एक बार उनको सुनने का प्रयास करो कि वो किस तरह बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें बोलते हो। समझ रहे हो आप? बेटा अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है ना तो अच्छी चीज़ों के संपर्क में आना पड़ेगा। एक गरिमा सिंह करके आती है इस पर News 24 पर, तो आज तक वगैरह तो फर्जी हैं सारे। आप News 24 या ABP, संदीप चौधरी आज तक पे नहीं आता है। संदीप चौधरी नहीं, संदीप चौधरी वो हरियाणा के हैं, वो बहुत अच्छी मतलब, तो वो हर, ठीक है ठीक है, हर विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए मैं जिस विषय का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं कल से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा सुबह 10 बजे से, आज उस चीज़ को समझे आप। हालांकि एक्सपर्ट तो इसका भी नहीं हूँ मैं, ये तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट हूँ। देखो ध्यान से समझना है इसको, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ने का तरीका अगर आपको पता लग जाए तो आप बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, व्यवस्था की करते हैं। किसकी करते हैं? तो यहाँ पर अगर इसको हिंदी में लिखो, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ एक, अर्थ और व्यवस्था, ये तो लिखोगे ना आप। इकोनॉमिक्स को अर्थ व्यवस्था में लिखोगे आप, शास्त्र नहीं, व्यवस्था, इकोनॉमी, सॉरी गलत लिख दिया, इकोनॉमी। अब यहाँ टू वर्ड्स, इको एंड इकोनॉमिक सिस्टम। द लिटरल मीनिंग ऑफ द इकोनॉमी इज प्रॉफिट। क्या होता है? अर्थ का जो एक लिटरल मीनिंग होती है वो क्या होती है? प्रॉफिट। ये तो भूलोगे तो नहीं ना कभी? अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को एक सिस्टम में जब आप स्टडी करोगे तो कैसे करोगे आप? सिस्टम के 3 पार्ट हो गए, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया सिस्टम का, एक स्ट्रक्चर हो गया, और एक फंक्शन हो गया। ये तो हुआ ना? ध्यान से समझना, पूरी इकोनॉमिक्स दिमाग में रहेगी आपके, भूलोगे नहीं आप। क्लियर? अब जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है, किसी भी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल भी होते नहीं होते हैं। इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा था, संविधानवाद कहा था, जैसे जब पॉलिटी की बात आई थी। तो जिन आदर्श सिद्धांतों पर, जिन आइडियोलॉजी पर हमारा सुप्रीम लॉ बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। संविधानवाद। तो जो किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी व्यवस्था का जो आइडियोलॉजी होती है, वो प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। तो ऑब्जेक्ट में आप क्या पढ़ोगे? तो प्रिंसिपल पढ़ोगे, और एक, ये एंड मान लो इसको, और एक इस प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्ट जो है वो पढ़ोगे आप। भाई अगर आप IAS बनना चाहते हो या PCS बनना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी तरीका अपना लोगे। आपके पास कुछ तो प्रिंसिपल होगा कि इस रास्ते पर चलते हुए मुझे ये चीज़ अचीव करना है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है कि इस्टेब्लिश स्ट्रीम होता है किसी सब्जेक्ट का। ठीक है, अब वो चीज़ आप लागू करोगे तो परिस्थितियों में सिचुएशन के अनुसार चेंज हो सकता है। जैसे अमेरिका में कोई प्रिंसिपल लागू किया गया, इंडिया में लागू किया गया, मे बी पॉसिबल दैट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सम चेंज मे बी हैपन, अदरवाइज ऑलमोस्ट रिजल्ट शुड बी सिमिलर। कोई भी सिद्धांत अगर आप कहीं लागू करते हैं तो परिस्थितियों के अनुसार ही उसमें चेंज आता है, अदरवाइज सिद्धांत वही होता है। आगे बढ़े, देखिए हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया? इकोनॉमी का, इसको एक्चुअली बोलते हैं आइडियल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंड या आइडियल्स बोलते हैं, आदर्श। किसी भी व्यवस्था का एक आदर्श होता है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते, आदर्श कहते हैं। और फिर स्ट्रक्चर हो गया, और फिर फंक्शन हो गया। जब हम आइडियल की बात करते हैं तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। मैंने आपको बताया कि कोई भी सिस्टम किसी ऑब्जेक्ट को लेके बनाया जाता है, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता
तो एक तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो किस ऑब्जेक्ट को लेके बनाया गया, और दूसरा प्रिंसिपल आ गए, क्या आ गए, प्रिंसिपल, सिद्धांत आ गए। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट होता है। क्या होता है, क्या होता है, प्रॉफिट, केवल लाभ की बात होती है। अब सामान्य भाषा में समझें तो आर्थिक कार्य और अनार्थिक कार्य क्या होते हैं, इकोनॉमिक फंक्शन एंड अनइकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक। जहाँ से आपको फायदा होता है, जैसे अगर मैं लाभ के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या आर्थिक कार्य है, और अगर मैं मौज मस्ती के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये आर्थिक कार्य नहीं है। बात समझ आ गई। यानी पढ़ाने के आधार पर भी देखिए, अगर पढ़ाने का ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉफिट है तब तो ये आर्थिक कार्य है, और अगर पढ़ाने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लाभ नहीं है, तो नॉन इकोनॉमिक। बात समझ आ गई। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हमें भाई, जैसे एडम स्मिथ सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ ऑफ साइंस, ठीक है, ये धन का विज्ञान है। ठीक है, क्या है, ये धन का विज्ञान है। तो धन का मतलब प्रॉफिट ही तो हुआ। प्रॉफिट को बाद में चर्चा करूंगा, धन क्या होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमें प्रॉफिट देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सारी की सारी व्यवस्थाएं कहाँ होती हैं, समाज में होती हैं। कहाँ होती हैं, सोसाइटी में होती हैं। भाई व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से देश बन गया। क्लियर। तो देश में भी तो समाज आता है, नहीं आता है। और समाज में क्या होता है, समाज के दो यूनिट्स हैं, एक तो एक व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, क्या होता है, और एक होता है समाज, सोसाइटी। जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो दो तरह के प्रॉफिट की बात करेंगे। कौन कौन से प्रॉफिट की बात करेंगे, सोसाइटी का प्रॉफिट। जब इंडिविजुअल के प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक व्यक्ति की बात हो रही है। और जब हमने वो बाद में, अभी आपको, अभी तुम सब्जेक्ट शुरू किया है भाई, अभी तो खाली प्रॉफिट की बात करो, बाद में हम बताएंगे कौन सी प्रॉफिट होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट दो तरह की हो रही है, एक तो इंडिविजुअल और एक सोसाइटी। अब एक चीज मुझे बताइए कि केवल आपका आपका फायदा हो रहा है तो क्या पूरे समाज का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। खाली आपका फायदा हो रहा है तो क्या पूरे समाज का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इतना सा समझें कि सारे पैसे आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ आपके पास आ रहा है, तो क्या पूरे समाज का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। अच्छा, आप चाहते हैं कि केवल आप ही का फायदा हो, ध्यान से समझना। तो इसके लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए, नहीं चाहिए, उत्पादन करने की स्वतंत्रता चाहिए, वितरण करने की स्वतंत्रता चाहिए, और लाभ कमाने की स्वतंत्रता चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। जब हम समाज की बात करेंगे तो समाज में सभी का प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब है कि समाज मिल करके काम करेगा, और प्रॉफिट का बंटवारा भी करके करेगा। तो यहाँ समानता आती नहीं, आती है इक्वलिटी। जब हम सामाजिक लाभ की बात करते हैं, सोशल प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होगा, इक्वलिटी। और अगर जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होगा, लिबर्टी। क्या होगा, लिबर्टी। क्लियर, कोई समस्या तो नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो यहाँ लिबर्टी की बात आएगी, उसको कुछ भी करने की स्वतंत्रता मिल जाए, ठीक है। और अगर हम समाज की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि समाज मिल करके कोई काम कर रहा है, और प्रॉफिट का शेयर। तो जब हम प्रिंसिपल बनाएंगे बेटा, तो प्रिंसिपल भी दो तरह का बनाएंगे, एक तो किसको ध्यान में रख के बनाएंगे, और एक जो इंडिविजुअल को ध्यान में रख करके कोई सिद्धांत बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं, पूंजीवाद। सुनते हो आप, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और जब हम समाज की बात करते हैं तो इसको लेके जो प्रिंसिपल बनाया जाता है उसका नाम होता है सोशलिज्म। क्या होता है, इट मीन्स दैट
every economic system fall under either capitalism or socialism, and it have two objects, either individualism or, जहां पर व्यक्तिवाद की बात हो रही है, इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है, वो सिस्टम क्या है, और जहां पर समाज की बात हो रही है वो सिस्टम क्या है। तो यहाँ पर तो लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होगी, इकोनॉमिक लिबर्टी, और यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात रहेगी। आगे बढ़े, देखिए अब जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म इज ए इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इट्स ऑब्जेक्ट इज इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल प्रॉफिट। अब जब इंडिविजुअल प्रॉफिट की आप बात करोगे तो आपके आप पाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो लिबर्टी कहाँ कहाँ मिलेगी, एक तो प्रॉफिट लेने की लिबर्टी मिलेगी आपको, एक प्रोडक्शन करने की लिबर्टी मिलेगी, और आप दो तरह के अर्थव्यवस्था के काम करते हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने की आपको स्वतंत्रता हो, प्रोडक्शन करने की स्वतंत्रता हो। प्रोडक्शन कहाँ करोगे, किसी संस्था में करोगे। तो हमेशा पूंजीवाद निजीकरण की बात करता है, किसकी बात करता है, प्राइवेटसन, निजीकरण। निजीकरण क्या होता है समझ लीजिए आप, जब हर आदमी अपने अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा है तो बहुत सारी संस्थाएं हो गई, नहीं हो गई, टाटा है, पित्तल, एयरटेल हो गया ना, और कौन सा है, जियो, कई सारी संस्थाएं हो गई, नहीं हो गई, कोई समस्या तो नहीं। तो उत्पादन करने वाली बहुत सारी संस्थाएं होंगी, होंगी नहीं, प्रोडक्शन करने वाली बहुत सारी संस्थाएं होंगी, बट उस पर राज्य का नियंत्रण या समाज का नियंत्रण नहीं होगा, वो जो बनाएगा उसका नियंत्रण होगा। और जब हर आदमी को वितरण करने की स्वतंत्रता, डिस्ट्रीब्यूशन करने की स्वतंत्रता है, तो जहां पर स्वतंत्र तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, खरीद के ले जा रहे हैं, ठीक है, ग्राहक डिमांड करते हैं, सप्लाई करने वाले सप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट, क्या बोलते हैं, मार्केट। तो जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसके तीन फीचर होते हैं, ये निजी क्षेत्र पर आधारित है, किस पर है, प्राइवेट सेक्टर और मार्केट, प्राइवेट प्रॉफिट प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस प्राइवेट मार्केट, मार्केट। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या हो गई, निजी क्षेत्र का होना, मार्केट का होना, और निजी संस्थाओं का होना जहाँ उत्पादन होता है, ठीक है। आज रिलायंस, टाटा, बिरला करते नहीं करते, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। कैपिटलिस्टिक सिस्टम इज ए सिस्टम लीस्ट कंट्रोल बाय द स्टेट, यानी सरकार, लीस्ट कंट्रोल बाय द स्टेट, इधर प्रॉफिट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स इसेंशियल फीचर इज इंडिविजुअल प्रॉफिट। अच्छा, आज जियो वाले को प्रॉफिट कमाने से रोक दिया जाए तो क्या काम करेगा, क्या हो, नहीं, प्रॉफिट कमाने से रोक दिया जाए नहीं करेगा ना, ये जब प्रॉफिट जब तक उसको हो रहा है तभी तो कर रहा है, और प्रॉफिट है तो उसका मोटिवेशन है। आप एक चीज बताइए, आप कोई काम करते हैं, अगर आपको व्यक्तिगत लाभ ना हो तो क्या काम करोगे, क्या आगे बढ़े, ये सिद्धांत। अभी खाली आप इतना समझिए कि सरकार से वो स्वतंत्र है। भारत का सिस्टम बहुत अलग है, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। भारत का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, अभी हम भारत के सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी एक आइडियल प्रिंसिपल की बात करें कि ऐसा होता है। आगे बढ़े, अब इसकी बात करते हैं सोशलिज्म। देखिए सोशलिज्म की जब बात करते हैं तो सोशलिज्म कहता है, देखिए दो सिद्धांत हैं, वेबर और मार्क्स, इन्हीं पर पूरी इकोनॉमी चलती है। वेबर किसकी बात करता है, कैपिटलिज्म की बात करता है। वो पता क्या कहता है वेबर, एवरीबडी बॉर्न विथ इक्वालिटी, हर व्यक्ति समानता के साथ पैदा होता है, बट एफर्ट एंड यूज ऑफ द ब्रेन इज डिफरेंट वन टू अनदर। जैसे एक ही खेत में आप एक जैसा बीज डालते हैं, एक जैसे निराई गुड़ाई करते हैं,
खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं, इनके सारे पौधे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते ना, डिफरेंट होता है, नहीं होता है। वही बात वेबर कहता है कि इट इज नेचुरल, डिफरेंट इज नेचुरल। प्रकृति बेशक सबको समान पैदा करे, बट जैसे कोई प्रकृति में आता है तैसे असमानता अपने आप आ जाती है। सो इक्वालिटीज, ये जो आपके समानता की बात करते हो, एक सपना है, ड्रीम है, ये व्यवहार में नहीं पाया जाता। नहीं समझे आप? अच्छा, अगर आप अपने को देख लो, समाज में, अब चलो कलेक्टर बन जाओ, तो कलेक्टर बनने के बाद अगर आपका व्यक्तिगत हित और समाज का हित टकरा जाए तो सबसे पहले किसको वरीयता दोगे आप? इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट बिकम कन्फ्लिक्ट टू ईच अदर। समाज को दोगे या अपने को दोगे, बताओ मुझे, ईमानदारी से बता दो। अगर आपके पास, नहीं, मेरे कहने का मतलब है आपको कोई पब्लिक पोस्ट दे दी गई, आपको समाज के लिए काम करना है, ठीक है? अब इतने ही आपके पास संसाधन है कि आपका हित पूरा हो सकता है, समाज का पूरा नहीं होगा। अगर आप समाज को खिलाओगे तो आप भूखे रह जाओगे, तो आप पहले खाना खाओगे या समाज को खिलाओगे? खुद खाओगे ना। यही बात वेबर कहता है कि एक्चुअली कैपिटलिस्टिक सिस्टम इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन नेचर। जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं होती हैं वो मानव की प्रकृति के बहुत करीब है, क्योंकि मानव स्वार्थी होता है। क्या होता है? मैन इज सेल्फिश एंड ऑलवेज वांट टू गॉट प्रॉफिट। वो कभी समानता की बात नहीं करता। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, क्या रिक्शे वालों के साथ आप बैठना पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे ना, क्यों? भैया मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है। यहीं पर अभी कोई 10 लाख 10 करोड़ की गाड़ी लेके आ जाए तो उसके ज़्यादा सम्मान होता है, नहीं होता है? होता है ना। तो वही बात कहता है वेबर। वेबर कहता है कि बिकॉज अनइक्वालिटी इज नेचुरल, जो असमानता होती है वो नेचुरल होती है। स्टेट शुड बी प्रोवाइड लिबर्टी टू एवरीवन। राज्य को चाहिए कि वो सभी को स्वतंत्रता दे दे और सब अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे। और कुछ लोग कम काम कर पाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे। तो जो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, वो आगे बढ़ने का अधिकार है, ज़्यादा प्रॉफिट पाने का अधिकार है कि नहीं है? सो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सोसाइटी शुड बी हायरार्किकल। जब प्रॉफिट का बंटवारा होगा तो उन लोगों के पास ज़्यादा प्रॉफिट आएगा जो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। और वो लोग कम प्रॉफिट पाएंगे जो तो समाज में सबसे ऊपर सबसे नीचे। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? बनाए कि नहीं बनाए? वेबर यही बात कहता है। अकॉर्डिंग टू वेबर, कैपिटलिस्टिक शुड बी सर्वाइव बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन नेचर, बिकॉज एवरेज ह्यूमन इज सेल्फिश एंड ऑलवेज वांट टू गॉट पर्सनल बेनिफिट विथ लिबर्टी। उसको स्वतंत्रता चाहिए और उसको व्यक्तिगत लाभ चाहिए, सबसे पहले वो चीज आती है। क्लियर? सबसे पहले अपना पेट भरोगे, फिर अपने पड़ोसियों का पेट भरोगे, रिश्तेदारों का पेट भरोगे, तभी तो भरोगे आप। लास्ट में बोलो चलो यार आज चल के झुग्गियों में खाना खिला देते हैं, ठीक है? कैपिटलिस्टिक सिस्टम समझ में आ गया? तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम का भी आप एक से ध्यान दीजिए। फिर इसके अगेंस्ट में कौन सा सिस्टम आया? इसने क्लास बना दिया। इसने क्लास बना दिया। कुछ लोग काम करते हैं लेकिन प्रॉफिट उनको नहीं मिलता, और कुछ लोग बिना काम के प्रॉफिट ले लेते हैं। जैसे अडानी खुद काम करता है क्या? अडानी खुद काम करता है क्या? नहीं करता ना। तो वही बात ये कह रहा है। अब पेपर की बात सुन लीजिए पहले। ये तो 200 200 300 साल पहले के सिद्धांत हैं जो व्यवहार में आज लागू हो रहे हैं। ये कहता है कि क्या होता है, धीरे धीरे जैसे कुछ लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, इनके पास पैसा आ जाता है। 5 10 20 ऐसे उद्योगपति हैं कि नहीं, इनके पास पैसा है, सरकार पूरी चलाते नहीं चलाते हैं। वैसे वो क्या करते हैं? वैसे वो लोग दो जगह कब्जा करते हैं।
एक तो राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, सरकार पर, और एक धर्म पर कब्जा कर लेते हैं। मैं आगे उस पर चर्चा कर रहा हूँ अभी। मार्क्स आया इसके खिलाफ। मार्क्स कहता है दिस इज एक्सप्लॉइटेड सिस्टम, एक शोषक व्यवस्था है ये। इसमें दो वर्ग बन गया, एक जो शोषण कर रहा है और जिसका शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए आप मुझे, ये सिस्टम है हो रहा है। दिस इज क्लास, दिस इज क्लास ऑफ द सोसाइटी, बुर्जुआ एंड सर्वहारा। दो क्लास बन गए हैं, इस व्यवस्था को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज क्या है, ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है, इस तरह का हम व्यवस्था नहीं चाहते। तो हम चाहते क्या हैं? मार्क्स कहता है कि सबसे पहले तो इस क्लास को खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। मार्क्स कहता है कि एवरीबॉडी बॉर्न विथ इक्वलिटी एंड दिस इज नेचुरल जस्टिस दैट शुड बी इक्वलिटी एट एवरी ओकेजन। समानता के साथ हर व्यक्ति पैदा हुआ है, इस हवा पर, इस पानी पर, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब पर सभी का अधिकार है कि नहीं है? है? पानी 20 रुपए की बोतल में बिक रहा है, वो पानी कहाँ से ला रहे हो? प्रकृति ने दिया है ना। किसी दिन आपका हवा भी उसमें बंद होकर के आएगा, वो भी बेचेंगे, वो उद्योगपति लोग बेचेंगे उसको, पैसा लेंगे आपसे। वो वही बात कह रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर समाज का अधिकार है। किसका अधिकार है? और समाज की तरफ से समाज को कौन चलाता है? सरकार। तो राज्य का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो तो ये लोग हैं, ये संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। क्या है? इसमें मजदूर हैं, किसान हैं, ये सारे लोग हैं, और इनकी संख्या क्या है? बहुत कम है। तो क्या होना चाहिए कि चूंकि इन लोगों ने धूर्तता से, कनिंगनेस से ये काम किया है, काम किया है, तो इन लोगों को चाहिए कि ये लोग भी बल प्रयोग करके क्या करें, ये संपत्तियों को छीन लें। क्या कर लें? छीन लें। और इनको रोकेगा कौन? पुलिस और सरकार रोकेगी नहीं रोकेगी? कानून रोकेगा नहीं तो कानून किसने बनाया है? कानून तो इन्हीं लोगों ने बनाया है। आज जनता के लिए कोई कानून है क्या? कौन बनाता है? वही बनाते जो इनके नियंत्रण में। तो मार्क्स यही बात कहता है कि सर्वहारा शुड बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स, इसको अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर के कुछ छीन लेना चाहिए सारा। क्या करना चाहिए? और जब छीन लेना चाहिए तो राज्य को खत्म कर देगा। कोई राज्य तो किसकी संस्था है? ये बड़े लोगों की संस्था है। सरकार किसकी संस्था है? बड़े लोगों की। तो राज्य को खत्म कर दो और समाज का शासन स्थापित कर दो। किसका शासन? सोशल, समाज का शासन स्थापित कर दो। इसको क्या बोलता है? समाजवाद। लेकिन मार्क्स फिर कहता है, ध्यान दीजिए, मार्क्स फिर कहता है कि ये जो व्यवस्था बनी है किससे बनी है? ताकत से बनी है। क्या बनी है? भैया आपने इनको ये सारी संपत्ति छीन लिया, समाज में क्रांति हुई नहीं हुई? इस क्रांति का नाम ही क्या कहता है? कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। क्या बोलता है? साम्यवाद। समझ में आ गई बात? साम्यवाद बात समझ में आई? साम्यवाद क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद। नाम सुना आपने साम्यवाद? कम्युनिज्म। चीन में क्या है? साम्यवाद। 1991 से पहले रूस में क्या था? साम्यवाद। ठीक है। साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है, कम्युनिज्म इज ए सिस्टम क्रिएटेड बाय द पावर फ्रॉम सर्वहारा। सर्वहारा ने क्या किया? बड़े लोगों से सारी संपत्ति छीन ली और उस पर समाज का नियंत्रण हो गया। अब उत्पादन भी समाज करेगा, वितरण भी समाज करेगा, समानता रहेगी। समानता रहेगी नहीं रहेगी? लेकिन मार्क्स फिर कहता है कि साम्यवाद बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मायावती, या जो भी कुछ 2 4 10 शासक हैं, इसके अशोक गहलोत, ये फलाने दम के, इन लोगों ने क्या किया? राजाओं को खत्म कर दिया ना। सबसे पहले संसाधनों पर किसका नियंत्रण था? जमींदारों का था। ये लोग आए और इन्होंने अपने को क्या बोला? सरबहारा। और सरबहारा बनकर के इन्होंने एक आंदोलन चलाया। आंदोलन चला करके इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली। जब आप इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली तो ये आज कैसा व्यवहार करते हैं? ये जो राजा लोग व्यवहार करते थे उससे अलग व्यवहार कर रहे हैं क्या?
इन्फ्लुएंस करता है ना। तो मार्क्स यही कहता है कि आफ्टर सम टाइम कम्युनिज्म शुड बी कन्वर्ट इनटू मैच्योर कैपिटलिज्म, जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, वो एक वयस्क पूंजीवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा, वयस्क पूंजीवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब फिर एक आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। अब आंदोलन कौन करेगा? जो बचे हुए लोग हैं वो करेंगे। तब वहां पर एक मेंटल रेवोल्यूशन होगा, मानसिक चेंज होगा। और मानसिक चेंज में एक होता क्या है कि फिजिकल अगर आप चेंज कर दोगे, मेरा पैसा आप ले लो, ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। कुछ समय बाद आप क्या करोगे? मेरा शोषण करना शुरू कर दोगे। अगर आज मैं आपका शोषण कर रहा हूँ तो कुछ समय बाद आप मेरा शोषण करना शुरू कर दोगे। बात समझ आ गई? ये सिस्टम नहीं है। जब हम खुद ही ये सोच लें कि चलो यार मैं गलत कर रहा हूँ और इनकी संपत्ति को मैंने छीन रखा है, ला इनको दे देते हूँ, तो दोनों तरफ से एक मेंटल रेवोल्यूशन होगा, नहीं होगा? मानसिक क्रांति होगी। तब कभी समाज में कोई दंगा फसाद होगा क्या? नहीं होगा ना। इसको वो बोलता है आइडियल सोशलिज्म। क्या बोलता है? आदर्श समाजवाद। तो मार्क्स कहता है कि इक्वलिटी दो तरह से आती है। एक तो फिजिकल चेंज आता है, और फिजिकल चेंज क्या है? साम्यवाद। लेकिन जब मानसिक परिवर्तन आता है तो वो क्या है? आइडियल सोशलिज्म है। और हर समाज को ऐसी ही व्यवस्था बनाना चाहिए, ये हमारा आदर्श है। ठीक है। जहाँ पर राज्य सरकार हर चीज जनता के नियंत्रण में हो और जनता के लिए काम करे और जनता को हर चीज दे। आपको घर की जरूरत है, सरकार देगी। ये है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। आप देखोगे पूंजीवाद में ब्रेड का टुकड़ा वो नाली में फेंक देगा, लेकिन आपको फ्री में नहीं देगा। देखा क्या? लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में क्या होगा? आपको दे देगा। सरकार हर चीज आपको देगी, हर चीज सरकार दे देगी आपको। बात समझ आ गई? तो ये केवल इक्वलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो प्राइस है कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, प्राइस कौन डिसाइड करता है? पूंजीवादी लोग। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? स्टेट। कौन डिसाइड करेगा? प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कितने में बिकेगा सामान? आप लोग तो बहुत छोटे छोटे में, हो सकता है जन्म भी ना हुआ हो, पहले क्या होता था? मिट्टी का तेल आता था, चीनी आता था, सरकारी रेट पर बिकता था, नहीं बिकता था? बिकता था ना। कंट्रोल प्राइस कहते थे उसको, सरकारी रेट कहते थे। तो जहां पर समाजवादी व्यवस्था होती है वहां पर स्टेट कंट्रोल प्राइस होता है, सरकार डिसाइड करती है कि कितने में बिकेगा। आप पूरी बात सुन लीजिए आप। इंडिया का मॉडल अलग है बेटा। इंडिया पर अभी हम आए ही नहीं है। हम तो एक पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं अभी। अभी तो इंडिया समझोगे ना। दूसरी बात, जब प्राइस सरकार कंट्रोल करेगी तो क्या निजी क्षेत्रों को उत्पादन करने का मौका मिलेगा क्या? सारा उत्पादन कौन करेगा? समाज के व्याप पर स्टेट करेगा। सारी सरकारी संस्थाएं होंगी, नहीं होंगी? BSNL, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, MTNL, ये सब होंगे, नहीं होंगे? तो यहाँ पर कोई निजी क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर होगा। कौन सा होगा? और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? प्रोडक्शन गवर्नमेंट सेक्टर करेगा। प्राइस प्राइस लाभ के लिए नहीं होगा, बल्कि सबकी भलाई के लिए होगा। और यहाँ पर मार्केट नहीं होगा, बल्कि सरकार बांटेगी हर चीज। समझ रहे हैं आप? खुले में कुछ नहीं बिकेगा, हर चीज सरकार के कंट्रोल में बिकेगा, सरकारी रेट पर बिकेगा। ठीक है। तो ऑब्वियस है, जब स्टेट किसी प्राइस को कंट्रोल करता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जब सरकार करता है तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। और जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो इसके लिए क्या होता है? उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस। क्या चाहिए? लाइसेंस। कीमत कैसे डिसाइड होगी? कीमत डिसाइड होगी, सब्सिडी मिलेगी, नहीं मिलेगी? अगर 10 रुपये किलो उत्पादन हो रहा है तो सरकार आपको 2 रुपये में दे देगी, 1 रुपये में दे देगी। हो सकता है फ्री दे दे। नहीं बात समझे आप मेरी बात सुनिए। आप 2 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपये का सामान कैसे मिलेगा आपको? जब 8 रुपया सरकार सब्सिडी देगी ना। तो ध्यान दीजिए, जो जहां पर सोशलिस्ट, अरे बेटा अभी तो मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ।
कमी आती है तभी तो खत्म हुआ ना, उस पर करेंगे हम। देखिए, तो अभी तक हमने आपको दो चीज़ बताई। एक तो हमने ये बताया कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम होता है ये इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, ये लिबर्टी की बात करता है। और लिबर्टी कहाँ चाहिए? प्राइस यानी दाम निर्धारित करने में, किसी चीज़ की कीमत निर्धारित करने में, प्रोडक्शन उत्पादन करने की स्वतंत्रता, और डिस्ट्रीब्यूशन करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, यहाँ मार्केट आ जाएगा, उसी को मार्केट कहते हैं। जहाँ स्वतंत्र तरीके से लेन देन होता है वो क्या है? मार्केट है। ठीक है। और यहाँ पर कीमतें कैसे डिसाइड होंगी? मांग क्या है? डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, इस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत क्या है बताऊंगा मैं। और अगर सोशलिस्टिक सिस्टम आएगा तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होगी, यहाँ पर केवल पीएसयूज होंगे हैं, और यहाँ पर कंट्रोल मार्केट होगा, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आगे बढ़े। देखिए, एक्चुअली मार्केट कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस सिद्धांत का नाम है डिमांड और सप्लाई। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो मार्केट सिस्टम है इसको, क्योंकि दुनिया में मार्केट सिस्टम ही है, लगभग सोशलिस्टिक सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म सा हो चुका है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या होता है समझिए आप। एक्चुअली डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत ये है कि देखिए, उत्पादन किस चीज़ का होता है? अर्थव्यवस्था का काम होता है उत्पादन। उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो गुड्स और सर्विस का होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखती हैं, जैसे ये दिख रहा है, ट्रेन दिखती है, लेकिन ट्रेन आपको यात्रा कराती है, ये क्या है? दिखता नहीं है। बल्कि तो जो चीज़ें दिखती हैं, जो उत्पादन दिखता है वो गुड्स होता है, और जो उत्पादन दिखता नहीं है बट उत्पादन हो रहा है वो सर्विस है। ठीक है, तो गुड्स और सर्विस, उत्पादन किसका हो रहा है? गुड्स और सर्विस का। अब आपके जीवन में इसको हम डिसाइड करते हैं कैसे? कुछ गुड्स और सर्विस ऐसे होते हैं जो इसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खाना खाना नहीं खाना है, ठीक है, कपड़े पहनने हैं पहनने हैं, पानी पीना है पीना है। और कुछ होते हैं जो अल्टरनेटिव होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। जैसे आपके पास मिट्टी का घड़ा है, उससे आप पानी पी सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप फ्रिज खरीद लोगे। ठीक है, तो ये क्या है? अल्टरनेटिव गुड्स होते हैं और सर्विस होती हैं। अल्टरनेटिव गुड्स और, जैसे आप साइकिल से यात्रा कर सकते हो, लेकिन पैसा आ जाए तो हवाई जहाज से भी कर लोगे आप। बट साइकिल से भी तो कर सकते थे ना, ट्रेन से भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये होता है कि गुड्स और सर्विस दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और अल्टरनेटिव, वैकल्पिक, जिसके बिना भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला नियम है कि अगर इसेंशियल गुड्स और सर्विस है तो इसकी डिमांड अगर बढ़ रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस भी, और सप्लाई बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बट प्राइसेस भी। इन तीनों में क्या रिलेशन पाया जाएगा? वो रिलेशन। तो डिमांड, सप्लाई और प्राइस, इन तीनों में डिमांड घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी और प्राइस भी घटेगा। यानी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो रिलेशन पाया जाएगा। आगे बढ़े। अब अगर अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस है, अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस है, तो क्या करेंगे आप? अगर अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस है तो ऐसी स्थिति में, अगर मैं एक सामान्य नियम की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल भी इसमें है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर इसकी प्राइस बढ़ती है, इसकी प्राइस बढ़ जाए, तो ज़्यादातर आपकी जो आय है वो कहाँ खर्च कर दोगे? खर्च कर दोगे तो आपके पास बचत क्या होगी? सेविंग्स क्या होगी? खत्म हो जाएगी। जब सेविंग्स कम हो जाएगी तो क्या इसकी डिमांड कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे ना। तो जैसे ही एसेंशियल गुड्स और सर्विस की प्राइस बढ़ती है, वैसे ही अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की
डिमांड घट जाती है, और जब घट जाती है तो उसकी प्राइस क्या होगी, घटेगी ना। इट मीन्स दैट इफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस प्राइस राइज, ठीक है, तो अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की प्राइस घटेगी। क्लियर। अब यहाँ दो शब्द है, एक तो प्राइस राइज, आपने सुना होगा, मूल्य बढ़ना, और एक अभी हम शब्दों की बात कर रहे हैं, केवल केवल शब्दों की बात कर रहे हैं, अभी हम पूरी बात नहीं किया हमने। और दूसरा होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, आपने सुना होगा, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है समझ लीजिए आप। अंतर दोनों में ये है कि अगर बिना गुड्स और सर्विस की क्वालिटी बढ़ाए हुए दाम बढ़ जाए तो ये क्या है, और अगर क्वालिटी बढ़ने के साथ उसमें प्राइस एडिशन हो गया तो क्या है ये, समझ में आई बात नहीं आई। जैसे एक टीवी था, वो 2000 रुपये में हम खरीदते थे, अब उसमें क्वालिटी चेंज हो गई, ज़्यादा अच्छी टेक्निक और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ गई, तो इससे 500 रुपया ज़्यादा ले लिया गया, तो क्या है ये, प्राइस राइज। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण उसके 2500 रुपया दाम हो गया, 2500 रुपया दाम हो गया, बिना क्वालिटी बढ़े हुए आपने ज़्यादा पैसा चुकाया, तो क्या है ये, इन्फ्लेशन है। दोनों में अंतर समझ आ गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पहला नियम ये है कि अगर एसेंशियल गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ती है तो अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की डिमांड घटेगी। मैंने आपको एक वर्ड भी यूज किया था, देयर आर सम एक्सेप्शनल्स, वो मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के कोई एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, इस पर हम एक सामान्य बात अभी मैं बता करके इस चीज़ को समरी कर रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, संतुष्टि का सिद्धांत आता है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा भी देख लो, अगर सप्लाई बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, इसेंशियल गुड्स और सर्विस की सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस क्या होगा, घटेगा। तो आपके पास, ना 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 ना, अरे भाई, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन तीन होती है, सप्लाई इंक्रीज कर गई, डिमांड कांस्टेंट है, तो अभी तो सप्लाई बढ़ी, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई घट गई, डिमांड बढ़ गई, उसकी तुलना में सप्लाई कांस्टेंट है, वो कंडीशन सारी एक चीज़ मान लो, लास्ट में या तो कोई चीज़ बढ़ रही है या तो कोई चीज़ घट रही है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसको तुलना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सप्लाई बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ने से मूल्य क्या होगा, घटेगा, कीमत घटेगी। जब कीमत घटेगी तो आपकी सेविंग्स क्या होगी, पहले आप 10 रुपये में जीते खाते थे, अब 5 रुपये में जी खा रहे हैं, तो 5 रुपया, तो 5 रुपये में क्या करोगे आप, इसकी मांग करोगे नहीं करोगे, तो ऐसी स्थिति में अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की मांग बढ़ जाएगी मार्केट। आज इंडिया की स्थिति क्या है, 90% लोग केवल जी खा रहे हैं, बाकी उनके पास कोई पैसा बच नहीं रहा है, इससे सारे मॉल क्या हैं, खाली पड़े हुए हैं, खाली पड़े नहीं पड़े, देखो जा करके, डिमांड आ रही है क्या। अच्छा, वो मेरा बताने का उद्देश्य नहीं था, मैं तो खाली एक सामान्य नियम बता रहा हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो सप्लाई अगर बढ़ जाती है इसेंशियल गुड्स और सर्विस की, तो प्राइस घटेगा, ऐसी स्थिति में सेविंग्स होगा और इसकी डिमांड बढ़ेगी। अगली स्थिति है लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन का क्या सिद्धांत है, ये तो डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत हो गया। लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन का सिद्धांत ये है कि देखिए, जो इसेंशियल गुड्स और सर्विस होते हैं, हम इस पर लागू होता है, इसेंशियल गुड्स और सर्विस पर लागू होता है, ठीक है। नहीं, जो लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इसी पर लागू होता है, बाकी लागू नहीं होता, जो अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस पर है वो लागू नहीं होता, ठीक है। आपके पास एक कार है, आप 4 कार खरीदते हैं, लागू हो रहा है क्या, लेकिन अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो क्या 5वीं रोटी खाओगे क्या आप, आपके मुँह 4 रोटी है तो कीमत कम हो जाए तो क्या 5वीं रोटी खा लोगे क्या आप, मर्सिडीज की कीमत
10 लाख रुपए आ जाए तो अभी देखो, डिमांड देखो अभी। लेकिन अगर नमक आप 5 ग्राम खाते हो तो उसकी कीमत घटने बढ़ने पर कोई असर पड़ेगा क्या? है, नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि जो इसेंशियल गुड्स और सर्विस है, ठीक है, इसमें लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। जैसे जैसे आप कंज्यूम बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन घटता चला जाता है। क्या होता है? पहली रोटी आपने खाई, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। दूसरी खाई, उससे कम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तीसरी खाई, और कम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो किसी भी समाज का या किसी भी व्यक्ति का अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। जब सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो व्यक्ति उसको कंज्यूम करना बंद कर देता है। क्या करता है? बंद कर देता है। और यही सिद्धांत जब किसी देश पर लागू होता है, किसी कंट्री पर लागू होता है, तो इसको उस कंट्री का हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपके देश को 10 करोड़ टन गेहूं की जरूरत है, 10 करोड़ टन गेहूं की जरूरत है, 10 करोड़ टन, और हमने 12 करोड़ टन पैदा कर लिया, तो क्या हुआ? ये 10 करोड़ टन है, 2 करोड़ क्या हो गया? एक्सपोर्ट हुआ, नहीं हुआ? और अगर हमने 8 ही करोड़ टन पैदा किया तो ये 2 करोड़ टन क्या हो गया? क्लियर? और अगर 10 की जरूरत थी और 10 ही हमने पैदा किया तो क्या है? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। तो किसी व्यवस्था को आप समझना चाहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आपको लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन समझना जरूरी होगा, ठीक है। और लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन ये कहता है, ठीक है, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन ये कहता है कि देखिए, जो इसेंशियल गुड्स और सर्विस है उसकी डिमांड होती है, ठीक है, और जैसे आप सेटिस्फाई कर देते हो तैसे डिमांड क्या होती है? 0 हो जाती है। तो उससे ज़्यादा अगर आपने प्रोडक्शन किया है तो एक्सपोर्ट, और उससे कम प्रोडक्शन किया है तो इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट समझ में आ गई बात? तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहीं कीमत घटती बढ़ती है। क्या होती है? वहीं कीमत घटती बढ़ती है, और डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमत डिसाइड होती है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमत डिसाइड होती है, सरकार का कोई रोल नहीं होता है। वहीं पर सेटिस्फेक्शन का सिद्धांत लागू होता है। जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है वो कोई चीज़ ना तो बाहर भेजती है, ना ही वो आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पे काम करती है। किस पर काम करती है? सेल्फ रिलायंस। मतलब वो ना तो कुछ मंगाती है और ना ही कुछ, इसलिए क्लोज इकोनॉमी होती है, बंद होती है वो। आगे बढ़े, यहाँ पर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी का सिद्धांत भी काम करता है। तीसरा सिद्धांत, एक तो डिमांड सप्लाई, एक सेटिस्फेक्शन, और एक प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता के सिद्धांत का संबंध किससे है? प्राइस से। किससे है? कीमत से। देखिए, प्राइस और डिमांड में क्या संबंध है? प्राइस और डिमांड में क्या संबंध है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो इसेंशियल गुड्स और सर्विस है, इसेंशियल गुड्स और सर्विस है, यहाँ पर तो कीमत बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती। नहीं समझे आप? अगर रोटी 1 रुपए की थी, अब वो 2 हो गई, 2 रुपए की हो गई, तो क्या आपकी डिमांड कम हो जाएगी? क्या होगी ना? तो इसेंशियल गुड्स और सर्विस ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंडेटरी होती हैं, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ द, यहाँ पर कोई लोचशीलता नहीं पाई जाती कीमत की। कीमत बढ़े चाहे बढ़े घटे, डिमांड कांस्टेंट रहती है। लेकिन अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस में अगर कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, कीमत घट जाती है तो डिमांड। ये सिद्धांत समझ आ गया? तो बाजार के ये सिद्धांत होते हैं। एक तो कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन का सिद्धांत है। दूसरा, डिमांड और सप्लाई में रिलेशन पाए जाते हैं। डिमांड और सप्लाई में रिलेशन पाए जाते हैं, डिमांड सप्लाई और प्राइस में रिलेशन पाया जाता है, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिद्धांत पाया जाता है। ये सब किसके लक्षण है? एक लक्षण है। और जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, सोशलिस्टिक सिस्टम है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ उसको।
एक तो यहाँ पर प्राइस जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम में वो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, जबकि सोशलिस्टिक सिस्टम में डिसाइड होता है गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? सरकार करती है। यानी यहाँ इनको स्वतंत्रता है, बल्कि यहाँ पर कंट्रोल है। यहाँ पर लिबर्टी का सिद्धांत है, यहाँ पर इक्वलिटी का सिद्धांत है। दूसरी बात मैं करूँ अगर, तो इनका बहुत सारी संस्थाएं पाई जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ केवल PSUs पाए जाते हैं, सारा कंट्रोल होता है सरकार का। यहाँ पर मार्केट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और ये मार्केट देश के अंदर और देश से बाहर सबसे जुड़ा होता है। तो कुछ चीज़ भारत में घटेगा तो मंगाओगे नहीं मंगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन लागू हो जाएगा। तो एक डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों मार्केट होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? केवल कंट्रोल्ड मार्केट होता है, बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है। अंतर समझ आ गया? ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम है और ये सोशलिस्टिक सिस्टम है। क्लियर? अब इंडिया का मॉडल थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ। इंडिया का मॉडल देखिए। इंडिया ने कहा, इंडिया ने क्या कहा? देखो, हमारे समाज में असमानता है। क्या है? असमानता है कि नहीं? अनइक्वलिटी है कि नहीं? अनइक्वलिटी है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? इक्वलिटी। हम लोग इक्वलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारी जो सरकार है, वो किसकी बात करेगी? इक्वलिटी की बात करेगी। बिकॉज ये क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस है। आया था ना प्रेमल में, इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वलिटी की बात करेंगे। तो हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमी का, वो क्या है? इक्वलिटी। ठीक है? अभी इक्वलिटी लाएंगे कैसे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, इक्वलिटी लाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीका यूज किया जाए। एक तो आपने बोला कि झगड़ा दंगा फसाद से ले आओ, मारपीट लो, लूट लो। चोरी करने से फायदा किसको होता है? चोर चोर को होता है। और नुकसान किसको होता है? साहूकार को होता है ना? और अगर चोरी करना एक अपराध है, कानून बना दिया गया अपराध है, तो उस कानून का फायदा किसको मिल रहा है? साहूकार को मिल रहा है ना, या चोर को मिल रहा है? तो मार्क्स कहता है गरीब लोगों को कभी भी कानून नहीं मानना चाहिए। गरीब को कभी, क्योंकि अगर कानून आपने मान लिया, ठीक है, सिस्टम मान लिया, पुलिस प्रशासन को मान लिया, तो आप गरीब के गरीब जिंदगी भर बने रहोगे। ठीक है? फिर कहता है धर्म को नहीं मानना चाहिए। इसको नहीं मानना चाहिए। वो कहता है धर्म किसने बनाया? बुर्जुआ ने बनाया, संपन्न लोगों ने बनाया। एक आदमी पर दो तरह से नियंत्रण होता है, एक तो फिजिकल कंट्रोल होता है, कानून से होता है, और एक स्पिरिचुअल कंट्रोल होता है। चोरी करना अपराध है, एक शब्द, चोरी करना पाप है, दूसरा शब्द। चोरी करना पाप है कौन कहता है? भगवान दंड देगा। भगवान को आपने देखा है क्या? नहीं देखा ना? तो भगवान दंड देगा। तो चोर ने अगर ये मान लिया कि भाई धर्म भी कोई चीज़ है, तो क्या वो चोरी कर पाएगा क्या? क्योंकि अगर पकड़ा नहीं भी गया तो भगवान उसको दंड देगा। तो मार्क्स कहता है कि सर्वहारा शुड नेवर फॉलो द रूल ऑफ लॉ एंड रिलीजन। धर्म और कानून को कभी भी गरीब आदमी को मानना नहीं चाहिए। आप समझ रही बात? क्योंकि दोनों ही बुर्जुआ ने बनाए हैं, और ये चाहते हैं कि इन दोनों से आपका शोषण होता रहे। बात तो गलत नहीं कह रहा है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कहा कि देखिए भैया, हम लोग तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो हम कभी किसी भी दंगा फसाद या हिंसा की समर्थन, और जो साम्यवाद है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, ये किस पर आधारित है? वायलेंस, हिंसा पर आधारित है। भाई जब चेंज करोगे तो लूट लाट करोगे भी तो होगा। तो हम इसका सपोर्ट नहीं करते। और जो देश इसका सपोर्ट करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है? रूस में, सोवियत संघ में, USSR में ये सिद्धांत किसने दिया? लेनिन ने दिया। किसने दिया? और चाइना में किसने दिया? माओ ने।
से तुम, किसने दिया? माओ ने। और भारत में ये सिद्धांत जो था वो देने वाला कौन था? कानू सान्याल और चारू मजूमदार। कानू सान्याल और चारू मजूमदार। और इसी चीज को बोला गया नक्सलवाद, क्योंकि इन्होंने नक्सलवाड़ी जिले से इसकी शुरुआत की थी, बंगाल से। अब समझ में आ गई बात कि जिसको आप साम्यवाद कहते हो उसी को भारत में क्या बोला जा रहा है? नक्सलवाद। तो एक चीज मुझे बताओ कि गरीब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये गलत है क्या? झारखंड का कोयला, बंगाल का कोयला, बिहार का कोयला, वहाँ के संसाधनों से दिल्ली और बम्बई में लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सही है क्या? गलत है ना? तो इनका सिद्धांत सिद्धांत तो गलत नहीं है। गलत है क्या सिद्धांत? नक्सलवाद गलत है क्या? नक्सलवाद का सिद्धांत बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने क्या कहा देखिए, समझे? हम अब अभी आप देख लेना गलत है सही है। अब आप एक देखिए। अब भारत ने कहा एक व्यक्ति के विकास के लिए हम दो तरह का काम करेंगे। एक तो क्या है, उसके पास लिबर्टी है। क्या है? आप कोई काम करने जाते हो, सरकार आपको कंट्रोल करती है क्या? कुछ भी उत्पादन करो, वितरण करो, कंट्रोल है क्या? बेचो उसको, कंट्रोल नहीं करती ना। तो हमारे देश में सरकार ने एक तरफ तो लिबर्टी दे दी, और दूसरी तरफ कहा कि देखो अगर इसके बाद भी आप समाधान नहीं पाते हो तो सरकार आपको हेल्प करेगी। क्या करेगी? सरकार आपको, गरीबों को हेल्प करती है नहीं करती है? अरे भाई डीपीएसपी आप देखो ना, खाना तक देती है सरकार सबको, उद्योग लगाने का पैसा देती है, खेती के लिए पैसा देती है। देती नहीं देती है? बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, चल रही हैं। तो सरकार ने कहा कि देखिए हम हिंसा की बात नहीं करेंगे, हम राजा भोज को गंगू तेली नहीं बनाएंगे। ये नेगेटिव है। क्या है? जो विकसित थे उनको भी क्या किया आपने? खत्म कर दिया। इसको नेगेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की बात करते हैं, प्रगतिशील समाजवाद की बात करते हैं कि हम गंगू तेली को कहाँ पहुंचा देंगे? राजा भोज बना देंगे। दिस इज प्रोग्रेसिव सोशलिज्म अप्रोच अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही हमारे संविधान में समाजवाद है। क्या है? आप मेहनत करो, सरकार आपके साथ है, और आपको पूरी स्वतंत्रता है कहीं भी पहुंचने के लिए। लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? तो हमारा लक्ष्य समाजवाद है, लेकिन हमने पूंजीवाद के भी तरीकों को अपना लिया है। नहीं अपनाया। स्वतंत्रता क्या है? दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है ये? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई बात? मिश्रित अर्थव्यवस्था ये कह रही है कि वन साइडेड देयर आर सोशलिज्म इन इंडिया बट अदर साइडेड देयर आर। तो हमारे देश में पीएसयूज भी होंगे और प्राइवेट सेक्टर भी होगा, है कि नहीं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई बात? एक तरफ तो कुछ चीजें सरकार कंट्रोल करेगी, दूसरी तरफ सरकार फ्री रखेगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? हम लोग हिंसा की बात नहीं करेंगे, हम नक्सलवाद की बात नहीं करेंगे, नक्सलवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग, ये नेगेटिव चीज है। ये क्या है? हम लोग प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की बात करते हैं जो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। भाई शांतिपूर्ण परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है? आज एक यूट्यूबर है, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। स्वतंत्रता सबको है कि नहीं है? गाँव के लोग तो, मैं तो देख देख के हैरान हूँ कि पहले लोग कुछ मेहनत करते थे, अब तो दिन भर रील और वीडियो बनाते हैं। ठीक है? तो ये चीज समझ आ गई आपको? अब मैं देखिए, मैंने कहा इकोनॉमिक सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो इसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को लेने के लिए कुछ हमारे पास सिद्धांत है। क्या है? प्रिंसिपल में एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम है और एक सोशलिस्टिक सिस्टम है। ठीक है? इसमें भी कमी है और इसमें भी कमी है। इसमें कमी ये है कि ये इक्वलिटी की बात नहीं करता, और इसमें कमी ये है कि ये लिबर्टी की बात। और भारत ने इन दोनों को जोड़ करके एक अपना सिस्टम बना दिया, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। हम लोगों को स्वतंत्रता भी देते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? समानता है। अब समझ आ गई बात?
अमेरिका की इकोनॉमी से भारत की इकोनॉमी अलग कैसे है? क्योंकि अमेरिका क्या है, कैपिटलिस्टिक है। चाइना की इकोनॉमी से इंडिया की इकोनॉमी अलग कैसे है? क्योंकि चाइना सोशलिस्टिक है, वो भी कम्युनिस्ट सिस्टम है वहाँ पर। वो निगेटिव इक्वलिटी की बात करता है, पॉजिटिव इक्वलिटी की बात हम लोग एम्पावर्ड करके किसी को आगे बढ़ाते हैं, और वहाँ पर छीन झपट करके आगे बढ़ाने की बात आती है। वो मैं बताऊंगा क्यों आगे है बेटा, अभी तो आप बिगिनिंग सीख रहे हो। अभी एक चीज बताओ, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो क्या आपको ये बताया गया था कि देखो यही, जब तक आप ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल नहीं जानोगे तब तक आप स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे समझोगे आप? अब आपको समझ में आ गया कि नक्सलवाद बिल्कुल गलत नहीं है, कि डिमांड गलत नहीं है, लेकिन उनके तरीके गलत है। उनकी भी गलती क्या है? उन्होंने वेट किया 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उनको उनकी उम्मीद थी, जो आदिवासी ट्राइबल्स हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, के पास ना तो कोई सुविधा पहुंची है ना कोई संसाधन है, सरकार ने जंगलों पर कब्जा कर लिया, उद्योगपतियों को खदानें दे दी, तो उनको उम्मीद थी कि उनको रोजगार मिलेगा, उनके भी विकास के अवसर आएंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्थिति वही की वही बनी रह गई, तो उन्होंने कहा भाई ये जो आप सोशलिस्ट लेके आए हो, इसमें कितने लोगों की गरीबी दूर हुई, हमारे अवसर कहाँ हैं? तो उसका जवाब उनको नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने नक्सलवाड़ी, पश्चिम बंगाल का जिला है, वहां से एक हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। ये सब बेकार की व्यवस्था है, हमें तो हथियार उठा करके सिस्टम चेंज करना चाहिए, जो कि चीन में मॉडल है। ठीक है, तो चीन में माओवाद है, रूस में लेनिनवाद था, तो इन्होंने कहा नक्सलवाद। ठीक है, अब हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं सारे नक्सलवादियों को मार दिया जाएगा। देश के नागरिक हैं, उनसे बात करो, मुख्य धारा में ले आओ उनको। किसी का बल प्रयोग करने से, किसी को मार देने से क्या समस्या हल हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है, जिस समानता की बात की जा रही है, समानता लाओ ना। झारखंड क्यों पिछड़ा हुआ है? जितना रांची का विकास हुआ है क्या उतना लोहरदगा, गुमला, इन सब का विकास हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। जमशेदपुर, रांची, दो को छोड़ के बाकी क्या है? पिछड़े हुए हैं। वही बात मैं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ चले जाओ, आज भी उनकी स्थिति वही है। उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हो जाता है, पुलिस वाले जाके रेप कर लेते हैं, और इसके बाद उद्योगपति उनकी सारी जमीनें कब्जा कर लिया उन्होंने। अब बिहार का वही हाल है। तो भाई संसाधन उनके हैं, कोयला उनका चाहिए आपको, संसाधन मिनरल्स उनके चाहिए, ठीक है, और विकास किसका होगा? बम्बई और दिल्ली का। तो गलत है ना। आगे बढ़े, थोड़ा सा 5 मिनट क्लास और लूंगा इसके बाद। बट बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है ना इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए। देखिए, जब हम लोग अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन से, किससे करते हैं? उत्पादन से। देखिए, उत्पादन दो चीज़ों का होता है, एक तो गुड्स का होता है और एक सर्विस का होता है। इसी के आधार पर तो स्ट्रक्चर बनेगा। उत्पादन करने के दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल तरीका होता है, क्या होता है? और एक होता है टेक्निकल, टेक्नोलॉजी से। जो नेचुरल तरीका होता है, जैसे खेती हो गई, पशुपालन हो गया, सब प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने जो दिया है, माइनिंग हो गई, प्रकृति ने दिया, आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर पूंजी का प्रयोग नहीं होता। हल बैल से आदमी खेती कर रहा है, कौन सा पहले तो क्या होता, खाद भी नहीं लगाते थे लोग। ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन टेक्निक से होता है, कैपिटल से होता है, पूंजी से होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, और प्रोफेशनल तरीके से होता है, ठीक है, वो सिस्टम अलग है। और जहाँ पर ना तो टेक्नोलॉजी है ना ही कैपिटल है, तो नेचुरल तरीके से किया जा रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं होगा, व्यवसायिक उत्पादन नहीं होगा। तो जहाँ पर प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से किया जा रहा है, एक तो सेक्टर ये हो गया,
इसको अर्थव्यवस्था का हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रटना तो नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। खाली एक डेफिनेशन है कि प्रोडक्शन बाय द नेचुरल मेथड, नॉट यूज टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड प्रोफेशनलिज्म। लेकिन जहां पर किसी गुड्स का उत्पादन टेक्नोलॉजी से होता है, प्रोफेशनल तरीके से होता है और टेक्नोलॉजी से होता है, कैपिटल लगा के होता है, उस सेक्टर को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? कोई समस्या तो नहीं? तो ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोडक्शन मेथड इधर नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर डिसाइडेड। अगला क्या है? सर्विस। जहां सर्विस का उत्पादन होता है उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? और इसी को हम टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। सर्विसेज दो तरह की होती हैं, सोशल और फिजिकल। ठीक है? इकोनॉमिक सर्विस, आर्थिक सर्विस। जो सोशल सर्विसेज होती हैं उसका उत्पादन करने वाली संस्थाएं क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो इकोनॉमिक सर्विसेज है इनका उत्पादन करने वाले कौन है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो टर्शियरी सेक्टर क्या है? जो सर्विस का उत्पादन करती है और इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। दो तरह के हो गए, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? मानव का विकास आता है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन का उत्पादन कौन करता है? स्कूल। हेल्थ कौन करता है उत्पादन? हॉस्पिटल। तो स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या हो गए? गरीबी हटाने वाले सारे इंस्टीट्यूट क्या हो गए? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। ठीक है? खाना खिलाने वाले क्या हो गए? इफ the infrastructure produce service for the development of the human, then this is social infrastructure। सोशल, समझ आ गई बात? सामाजिक अवसंरचनाएं क्या होती हैं? गांव में स्कूलों की स्थिति क्या है? अस्पतालों की स्थिति क्या है? डॉक्टर बैठते हैं क्या? आप भारत की बात करते हैं, 30% शहरों को छोड़ दिया जाए, उसमें 30% जो शहर हैं उसमें से भी मात्र 5% पॉपुलेशन को छोड़ दिया जाए तो हेल्थ की स्थिति क्या है पता आपको? एजुकेशन की स्थिति क्या है पता आपको? एसेबिलिटी नहीं है, पहुंच नहीं है लोगों की। दिल्ली की बात, एम्स, एम्स इलाज करता है लेकिन लाइन देखो ना, क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर कहीं क्वालिटी है तो वहाँ क्वांटिटी नहीं है, और कहीं क्वांटिटी है तो वहाँ क्वालिटी नहीं है, और कहीं दोनों ही नहीं है। एक गांव एक यूनिट है, वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं बैठता? वहाँ स्कूलों की स्थिति क्या है? वहाँ बैंक एटीएम कुछ है क्या? नहीं है ना। तो जो सोशल डेवलपमेंट से संबंधित है, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है, ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहाँ उत्पादन के लिए हम लोग, उत्पादन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। उत्पादन के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, लेबर। ये सब किसके लिए चाहिए? और ये सब किससे खरीद सकते हो? पैसे से, कैपिटल से। तो जितनी कैपिटल प्रोड्यूस करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे बैंक है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली संस्थाएं हैं, जितनी ट्रांसपोर्ट वाली संस्थाएं हैं, वो सब किस में आती हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक या फिजिकल। तो जो इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इकोनॉमी divided in two parts, the production of the goods or services. On the basis of goods, total production is primary sector, and this is secondary sector, this is tertiary sector। रटना तो नहीं पड़ेगा है? अभी तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ बेटा, अभी तो शुरुआत है, जस्ट बिगिनिंग है ये। मैं तो खाली एक तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ा कैसे जाए। अब थोड़ा सा 5 मिनट और बैठो बस, आज की क्लास में फ्री कर रहा हूँ। फिर हम जाते हैं किस पर? फंक्शन पर। किस पर जाते हैं? जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था जो फंक्शन करती है वो प्रोडक्शन का करती है। किसका करती है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। किसका करती है? दो काम करती है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक।
तो जो प्रोडक्शन का मेथड है, प्रोडक्शन का जो मेथड है, आपने हमको बताया दो तरह का मेथड है। एक तो मेथड है टेक्नोलॉजी से उत्पादन करना प्रोफेशनल तरीके से, एक है नेचुरल तरीके से। तो जो अर्थव्यवस्थाएं अभी भी नेचुरल प्रोडक्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वहां पर लाभ का सिद्धांत नहीं है, सर्वाइवल है केवल, जीने खाने का तरीका है। उत्पादन वहां कम होगा नहीं होगा, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होगी नहीं होगी। हम्म? जब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होगी, हल बैल से खेती करने वाले कितना उत्पादन करते हैं, करते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होगी तो लाभ क्या होगा, ठीक है, लाभ कम होगा। और सर्विस की स्थिति क्या होगी, पुअर होगी। अर्थव्यवस्था में ज्यादातर क्षेत्र किसका होगा, तो प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अगर किसी अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है और ह्यूमन डेवलपमेंट कम हुआ है और प्रोडक्शन की टेक्निक नेचुरल है, तो इसको बोलते हैं नॉन डेवलप इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है, समझ में आ गई बात, रटना तो नहीं पड़ेगा ना। अविकसित अर्थव्यवस्थाएं वही होती हैं, भाई उत्पादन कम होगा तो उपभोग भी, कंज्यूम तो कम होगा, कंज्यूम कम होगा तो मानव विकास होगा क्या, अंडरवेट लोग होंगे। 2 मिनट आप, अंडरवेट लोग होंगे, का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अस्पताल नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, गरीबी ज़्यादा होगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। प्रोडक्शन नेचुरल तरीके से हो रहा है, वहाँ पर कोई टेक्निक प्रोफेशन या कैपिटल नहीं है। आगे बढ़े। जिन अर्थव्यवस्थाओं का उत्पादन टेक्नोलॉजी से होता है, प्रोफेशनल तरीके से होता है, कैपिटलिस्ट कैपिटल से होता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोई समस्या तो नहीं। डेवलप इकोनॉमी की विशेषता क्या होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्शन की दोनों ज़्यादा होगी, कंज्यूम ज़्यादा होगा, सेविंग्स ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट आपको दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही दिखेगी। अमेरिका के गांव में भी वही क्वालिटी है मेडिकल की जो शहरों में, वहाँ कोई गरीब आपको नहीं दिखेगा। आगे बढ़े। तो इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया की स्थिति यह है कि देखो, हम लोग इधर से इधर चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। हमारे समाज में वर्ग बन गया, कैसे बना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उत्पादन करने में, प्रोफेशनल तरीके से उत्पादन करते हैं, कैपिटल यूज कर रहे हैं, ये तो हो गए डेवलप्ड, हो गए विकसित। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसी तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, ये तो हो गए पुअर, ये हो गए रिच। पुअर और रिच के बीच में एक है मिडिल क्लास, कौन है, वो कौन है, मिडिल क्लास वो है कि जो कुछ तो इनसे ले रहा है और कुछ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आओगे मोटरसाइकिल और जाओगे गणेश जी की पूजा करवाने, मोटरसाइकिल तो टेक्नोलॉजी का आविष्कार है, टेक्नोलॉजी का तो प्रोडक्शन है, तो गणेश जी का कहाँ से रोल आ गया उसमें। मध्य वर्ग जो है, जिसकी सोच क्या है, जिसकी सोच ट्रेडिशनल है, लेकिन यूज क्या करता है, वो मॉडर्न चीजों को यूज करता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, इट मीन्स दैट मिडिल क्लास कौन है, रखना पड़ेगा क्या आपको। मिडिल क्लास वो व्यक्ति होता है जिसकी सोच ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज करता है मॉडर्न, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी भी गांव में चले जाओगे, हल बैल से खेती होती है। तो पुअर, मिडिल क्लास और अपर क्लास, यानी अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखोगे तो ये भी आपको दिखेगा और ये भी आपको दिखेगा और कुछ नई चीज़ भी आपको दिखेगी। इसी को बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, बोलते हैं, इट मीन्स दैट एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है। क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है जहां पर हम नॉन डेवलप इकोनॉमी से जर्नी किधर कर रहे हैं, डेवलप्ड की तरफ कर रहे हैं। बट अभी हम बीच में हैं, क्योंकि अभी ये भी हमारे पास है और मिडिल क्लास भी हमारे पास, कोई समस्या तो नहीं। तो
on the basis of protection, economy should be divided in three parts: non-developed, developed and समझ में आ गया? रटना तो नहीं पड़ेगा। बैठते ही मैंने पूछा था कि भाई भारतीय इकोनॉमी डेवलपिंग है, डेवलप है या नॉन डेवलप है। अब मानव विकास की बात करेंगे तो कुछ लोग अभी भी नॉन डेवलप में हैं, अंडर वेट हैं, कुपोषण के शिकार हैं, ठीक है? उनके पास ना तो लाइफ की क्वालिटी है ना क्वांटिटी है। कुछ लोग हैं उनके पास दोनों है। कुछ लोग हैं कुछ चीज़ें तो पूरी हो रही हैं लेकिन कुछ चीज़ पूरी नहीं हो रही है, क्लास में आ जाते हैं। वो जब मैं इसमें अब मैं इकोनॉमिक्स में अभी आज मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ बताई है और वो चीज़ बताया है जो आपको दिमाग में हमेशा बैठाना चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब क्लियर हो गया। जैसे पूछा जाए कि 1947 से लेकर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक उपलब्धि बता दी और एक कमी बताई है। तो उपलब्धि तो ये है कि विकास हो रहा है, लेकिन कमी ये है कि विकास का लाभ सभी को समान रूप से, यानी हम लोगों ने 1947 में बात करी कि इंक्लूसिव इकोनॉमी, जब हमने पहली आर्थिक नीति लाई 1948 में, समावेशी विकास की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? जब 1991 में हम लोगों ने समाजवाद को कमजोर किया तब भी हम लोगों ने एक शब्द लाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिलना। तो क्या विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिला है क्या? अगर मिला होता तो भारत में गरीबी खत्म हो जाती, खत्म हो जाती ना। तो एक उपलब्धि क्या है? उपलब्धि है कि विकास तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कमी क्या है? समान नहीं है। अब चाहे आप निबंध लिखो चाहे आप आंसर लिखो, ठीक है? अब देखिए आप, अर्थव्यवस्था का पहला काम क्या है? प्रोडक्शन। दूसरा काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इकोनॉमी हमारी दो तरह की होती है, ओपन और क्लोज्ड होती है। ज़्यादातर जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वो क्या है? क्लोज्ड है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पीएसयूज मिलेंगे नहीं मिलेंगे? सरकार उत्पादन करेगी सारा। एक जिले में कलेक्टर ही तो सारा उत्पादन करता है सर्विसेज का, तो पीएसयूज मिलेगा आपको। और यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कंट्रोल्ड मार्केट, ठीक है? सेल्फ रिलायंस का सिद्धांत होगा। किसका सिद्धांत होगा? ना कुछ हम भेजेंगे ना ही कुछ हम देंगे। लेकिन जब इनकी बात आप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल स्वतंत्रता होगी सप्लाई और, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो ये इकोनॉमी है, यहाँ पर एडमिशन प्राइस हो गया, यहाँ पर लाइसेंस हो गया और कोटा हो गया। उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस। ना ना, लाइसेंस तो उत्पादन करने के लिए चाहिए, बेचने के लिए चाहिए कोटा चाहिए। अगर किसी कोटेदार को आपको 500 ग्राम चीनी देना है तो क्या 600 ग्राम दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। क्वांटिटी should be quantity, price and production should be controlled by the government. This is the closed economy. ये क्या है? हम किसी को कुछ लेंगे ना किसी को कुछ देंगे, यही तो इसकी सबसे बड़ी कमी है। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, कितनी भी मांग करो आप। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है इनका, ठीक है? इंडिपेंडेंट प्राइस सिस्टम होता है जो सप्लाई डिमांड पर आधारित है। इनका क्या है? प्राइवेट सेक्टर दिखेगा आपको, जो कंपटीशन दिखेगा। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता, यहाँ मोनोपोली होता है। क्या होता है? और यहाँ क्या होता है? कंपटीशन होता है। यहाँ क्या होता है? चाहे प्राइस। आप एक चीज़ बताओ, आप पास स्वतंत्रता है, चॉइस है कि नहीं है? आज अगर रिलायंस आपसे ज़्यादा पैसा लेने लग जाए जियो, तो आप एयरटेल में चले जाओगे। तो दोनों में कंपटीशन होने से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा आपको? अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही नहीं आ रही है? कंपटीशन जब होगा तो टेक्नोलॉजी आएगी, कैपिटल आएगा, ठीक है?
प्राइसें घटेंगी, क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो यहाँ कंपटीशन होता है, और यहाँ कंपटीशन अर्थव्यवस्था में जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता, यहाँ कंपटीशन होता है। और कंपटीशन का सीधा फायदा, अब यही बात तो आ रही है, बिल्कुल सभी को मिलेगा। जापान 8 रुपये किलो चावल पैदा करके भारत भेज रहा है, जो बासमती से ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ के किसानों के चावल का उत्पादन 22 रुपये किलो है। तो अगर हमने सारे चावल का स्वतंत्र मार्केट हो गया, हमने खोल दिया सबके लिए, ये भारत पर दबाव है ना, अपने मार्केट को क्या करो, फ्री ट्रेड करो, ओपन करो। डब्ल्यूटीओ यही तो कह रहा है, भी सारे मार्केट को ओपन करो। और अगर हमने ओपन कर दिया तो क्या होगा फिर? जापान का 10 रुपये किलो चावल बिकेगा, यहाँ का 22 रुपये किलो वाला बिकेगा। जापान का बिकेगा तो यहाँ के किसान क्या होंगे? खत्म, क्योंकि कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। अब तो यहाँ पर अगर चावल के मार्केट को खोल दिया गया तो जापान सुपर सेट कर लेगा, और अगर आप नहीं खोलोगे तो दुनिया दबाव बनाएगी, खोलो भाई इसको, क्योंकि आप किधर चले गए हैं? अब तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर या तो कोई इकोनॉमी क्या है, ओपन इकोनॉमी, जो हमारे पास नहीं होगा। अच्छा, हर चीज़ उत्पादन करना संभव है क्या? अगर पड़ोसी कोई चीज़ बढ़िया उत्पादन कर रहा है और सस्ता है तो मंगाओगे या खुद ही करोगे? आप खा लोगे ना, चलो मंगा लेते हैं भाई। तो जो ये अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, क्या होती हैं? और ये क्या होती है? सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। ये कंप्लीमेंट्री इकोनॉमी है, ओपन है, खुली हुई है, और ये क्या है? क्लोज। तो क्लोज और ओपन इकोनॉमी की परिभाषा समझ आ गई? डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, मार्केट के आधार पर इकोनॉमी दो तरह की होती है, क्लोज और ओपन, ठीक है? भारत में कुछ तो ओपन है और कुछ क्लोज है। हर चीज़ को हम लोगों ने ओपन